बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने लेक्चर नंबर 15 में डिस्कस करना है प्रोटीन्स के बारे में। इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया था, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज, यूजेस, इसके अलावा जो बेसिक टाइप्स थी वो हमने पढ़ी थी। आज हमने प्रोटीन डिस्कस करना है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि प्रोटीन्स आर दी हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजिनस कंपाउंड मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। जब हम प्रोटीन के बेसिक यूनिट की बात करते हैं, जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, तो हमने कहा था दीज आर हाइड्रेटेड कार्बन, यानी उनमें कार्बन और हाइड्रेटेड फॉर्म में अपेयरेंस होती है कीटोनिक और एल्डिहाइडी ग्रुप के। तो हमने कहा था कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, वो उनके बेसिक यूनिट थे। प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम ये कहते हैं कि ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। नाइट्रोजिनस कंपाउंड का मतलब जिसमें नाइट्रोजन एज एन एसेंशियल कंपोनेंट मौजूद होगा, और इसके जो बेसिक यूनिट है वो अमाइनो एसिड्स हैं। फर्दर हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे प्रोटीन बनते कैसे हैं। आपने डेफिनेशन में ये याद रखना है कि जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन हमारे पास एक फॉर्म में अपीयर नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। हम इनके प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, टर्शरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो टाइप्स में प्रोटीन अपीयर होते हैं। हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन जब बेसिक की बात करते हैं तो हम कहते हैं दीज आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन एज एन एसेंशियल कंपोनेंट इनमें मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं, जब हम फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, तो प्रोटीन जो है ये कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। नाइट्रोजन इनका बेसिक यूनिट होता है। तमाम जितने भी हम कंपाउंड डिस्कस कर रहे होते हैं उनमें नाइट्रोजन अमाइनो एसिड में, अमाइनो ग्रुप में मौजूद होता है। इसके साथ साथ कुछ हमारे पास ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनमें सल्फर भी मौजूद होता है। कुछ हम ऐसे अमाइनो एसिड की टाइप डिस्कस कर रहे होते हैं जिनमें सल्फाइड ग्रुप मौजूद होता है, तो उनको उन अमाइनो एसिड में हम ये कहते हैं कि सल्फर भी प्रोटीन का एसेंशियल कंपोनेंट है। फर्दर जो है वो कार्बन मौजूद होता है, इनमें हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन आर दी एसेंशियल कंपोनेंट और दी एलिमेंट प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोटीन। फर्दर हम जब अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो अमाइनो एसिड के लिंकेज को हम डिस्कस करते हैं कि जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं या प्रोटीन बन रहे हैं तो अमाइनो एसिड आपस में लिंक कर रहे हैं, वो कौन सा बॉन्ड है। जैसा कि हम लोग बेसिक जब पढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो वो स्पेसिफिक बॉन्ड की मदद से कंबाइन होता है और उसके नतीजे में हमारे पास कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये हमारे पास हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। कंपाउंड तो वो होता है जो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बने, तो इसका मतलब जब अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होंगे तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा। तो अमाइनो एसिड जब आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, इनमें जो बॉन्ड मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से अमाइनो एसिड आपस में लिंक करते हैं और इसके नतीजे में ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन मोर देन दैट ऑफ 10,000 अमाइनो एसिड एक प्रोटीन में मौजूद हो सकते हैं। हम हर प्रोटीन में ये नहीं कहते कि हर एक प्रोटीन में 10,000 से अबव या फिर 10,000 अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि 10,000 या 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड जो हैं वो तकरीबन मौजूद हो सकते हैं प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल में। अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं किसी प्रोटीन को, यानी एडिशन ऑफ वाटर किया जाता है और एडिशन ऑफ वाटर के नतीजे में प्रोटीन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो ये हमेशा अमाइनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज करेगा। अमाइनो एसिड यील्ड का मतलब पैदावार देगा अमाइनो एसिड की। अब बच्चों ये पॉइंट आपको समझ आएगा जब हम डिस्कस करेंगे कि ये बनते कैसे हैं। जो चीज़ प्रोटीन के सिंथेसिस में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाटर ऐड करने से ये दोबारा अमाइनो एसिड में कन्वर्ट क्यों हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे इतना याद रखना है कि ऑन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मीन एडिशन ऑफ वाटर। जब हम एडिशन ऑफ वाटर के नतीजे में किसी चीज़ का ब्रेक डाउन हो जाना, लाइसिस हमेशा जहाँ पे भी वर्ड यूज होता है ये ब्रेक डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हाइड्रा फॉर वाटर होता है ऑन हाइड्रोलाइसिस बाय द एडिशन ऑफ वाटर। अगर आप किसी चीज़ को ब्रेक करवा रहे हैं तो इसको नाम दे दिया जाता है हाइड्रोलाइसिस का। इस प्रोसेस में अगर हम बात करेंगे प्रोटीन की, तो इन केस ऑफ प्रोटीन क्या देखते हैं कि जैसे ही वाटर ऐड किया जाता है प्रोटीन में तो प्रोटीन अपने स्ट्रक्चर को डिकम्पोज कर देता है, तोड़ देता है। तोड़ने के नतीजे में जो इसमें बेसिक यूनिट हमें मिलते हैं वो कौन से होते हैं, अमाइनो एसिड। क्यों? क्योंकि ये बना ही अमाइनो एसिड से होता है। फर्दर हम बात करते हैं कि प्रोटीन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। बच्चों आप लोग जानते हैं, हम बेसिक जब पढ़ रहे होते हैं, आप लोग बायो में भी ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन जो है जितने नॉन बोनी स्ट्रक्चर है उनमें बहुत ज़्यादा एक्सेस में मौजूद होते हैं। प्रोटीन हमारे ब्लड का कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन कैरियर मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है। अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन डाउन हो जाती है तो हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी डाउन हो जाती है। इसके अलावा बहुत से, अगर हम स्किन की बात करते हैं, नेल्स की बात करते हैं, हेयर्स की बात करते हैं, इसके अलावा जो मसल्स होते हैं, मसल्स में भी प्रोटीन पाए जाते हैं, फीदर्स में प्रोटीन पाए जाते हैं।
यानी प्रोटीन जो है वो अबाउट 50% ड्राई वेट ऑफ द एनिमल सेल बना रहे होते हैं। जब हम सेल की बात करते हैं, यहाँ पे मेंशन भी मैंने किया कि प्रोटीन्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। 50% ड्राई वेट ऑफ सेल मेड अप ऑफ प्रोटीन। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल का 50% जो ड्राई वेट होता है वो प्रोटीन पर ही मुश्तमिल है। फर्दर हम देख लेते हैं अमाइनो एसिड को कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन। तो जाहिर है हमें प्रोटीन को डिस्कस करने के लिए पहले बेसिक जो इसके यूनिट हैं यानी अमाइनो एसिड उनको डिस्कस करना पड़ेगा। देन हम देखेंगे कि प्रोटीन इससे बनते कैसे हैं। सो अमाइनो एसिड में हम ये कहते हैं कि अमाइनो एसिड आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। अमाइनो एसिड हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उन कंपाउंड को नाम देते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होते हैं या उनके डेरिवेटिव मौजूद हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन एज एन एसेंशियल कंपोनेंट मौजूद हैं। अगर हम बात करते हैं कि इनके जो बेसिक फीचर है, जो बेसिक इनके करैक्टरिस्टिक्स हैं अमाइनो एसिड के, वो कौन से दो ग्रुप्स की वजह से अपीयर होते हैं, तो वो जो दो ग्रुप होते हैं वो एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। अमाइनो ग्रुप मीन NH2 और कार्बोक्सिल ग्रुप का मतलब होता है COOH। अब हम अगर इनका जनरल फार्मूला देखें तो आप देखें कि हम ये कह रहे हैं कि इनके जनरल फार्मूला में 4 जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं टू द सेंट्रल कार्बन। कार्बन के इर्द गिर्द अगर हम देखते हैं तो हमें एक अमाइनो ग्रुप नजर आ रहा होता है। इसके साथ साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है, एक हाइड्रोजन के साथ ही इसका लिंकेज है और एक अल्काइल साइड चेन। हमने पढ़ा कि 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड हम डिस्कस करते हैं। बच्चों 20 टाइप टोटल अमाइनो एसिड्स नहीं है। 20 टाइप अमाइनो एसिड वो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। मोर देन दैट ऑफ 300 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड हम लोग डिस्कस करते हैं। जब अमाइनो एसिड की केमिस्ट्री पढ़ी जाती है तो हम 300 से ज़्यादा अमाइनो एसिड को पढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये वो 20 टाइप हम पढ़ते हैं कि हम जब बात करते हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो 20 टाइप्स के हैं, इसका मतलब वो अमाइनो एसिड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को की बॉडी को सिंथेसाइज करने के लिए या बॉडी के मैन्युफैक्चर में मौजूद हैं या फिर जो हमें रिक्वायर हैं वो 20 टाइप्स हैं। इनके अलावा भी अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि टोटल हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एसेंशियल कंपोनेंट है वो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हम डिस्कस करते हैं। वो जो डिफरेंस अपीयर होता है अमाइनो एसिड में वो ज़्यादातर हमारे पास अल्काइल साइड चेन की लेंथ की वजह से अपीयर हो रहा होता है। अल्काइल साइड चेन से मुराद है हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे हो सकता है कोई एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो, यह भी हो सकता है कि इस अल्काइल साइड चेन से मुराद कोई इथाइल ग्रुप है। ये चेन जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। आर से मुराद होता है अल्काइल साइड चेन मीन ग्रुप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन का जो ग्रुप है उसमें कोई तादाद स्पेसिफिक नहीं है। हो सकता है कार्बन यहाँ पे 2 अटैच हो सकता है 3 हो 4 हो। इस चेन की वेरिएशन की वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो अपीयर होती हैं अमाइनो एसिड्स की। फर्दर हम ये कहते हैं कि 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। उन 20 में से 10 ऐसे हैं जिनको असेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, 10 ऐसे हैं जो नॉन असेंशियल कहलाते हैं। असेंशियल और नॉन असेंशियल इनके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि असेंशियल वो होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। अब ज़रूरी वो चीज़ होती है जो हमारे पास अवेलेबल ना हो, और नॉन असेंशियल वो होते हैं जिनके होने ना होने से या जिनके इनटेक करने ना करने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए कि हम कहते हैं असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं। असेंशियल अमाइनो एसिड 20 टाइप्स में से हम 20 टाइप्स डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अमाइनो एसिड्स की। 20 में से 10 जो होते हैं, 10 आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, ह्यूमन बॉडी, आर कॉल्ड असेंशियल अमाइनो एसिड्स। ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उन्हें नाम दे दिया जाता है असेंशियल अमाइनो एसिड का। उन्हें असेंशियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमें हर सूरत डाइट की फॉर्म में इंटेक करने होते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, लेकिन हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें नाम दिया जाता है असेंशियल का, कि ये ज़रूरी अमाइनो एसिड हैं जिनको हर सूरत डाइट की फॉर्म में इंटेक करना है। नॉन असेंशियल की बात करते हैं तो 10 आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज। ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है वो 10 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड की। इनको अगर हम इंटेक करते हैं डाइट में या नहीं करते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में मौजूद है। यानी जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी का ऑलरेडी पार्ट है वो नॉन असेंशियल है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी उसे सिंथेसाइज भी कर सकती है। हम अगर वो इंटेक ना भी करें डाइट की फॉर्म में तो हमें उसका जो है वो किसी डिजीज़ की सूरत में सामने नहीं आएगा असर। लेकिन अगर हम बात करते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड की, तो ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी की एबिलिटी नहीं है सिंथेसाइज करने की। जब हमारी बॉडी इस चीज़ को सिंथेसाइज नहीं कर सकती तो हमें हर सूरत डाइट की फॉर्म में वो लेने होंगे। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर
नहीं हो सकती। तो ये जो है ये डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का, और ये इस क्वेश्चन का पार्ट तो है ही। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड किस तरह से प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, कैसे प्रोटीन बनाते हैं। 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड लिंक थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। हम ये कहते हैं, हमने अभी पढ़ा कि 20 टाइप्स जो हैं वो अमाइनो एसिड की लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद होती हैं, लिंक थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। और ये किसकी मदद से मिलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अमाइनो ग्रुप। पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा किसके दरमियान बनता है, हमने स्ट्रक्चर में तो देखा कि हाइड्रोजन भी मौजूद था, अल्काइल साइड चेन भी थी, हमने NH2 भी देखा, हमने कार्बोक्सिल भी देखा। आपने याद रखना है कि ये जो दो चीजें हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होती, ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, ना अल्काइल साइड चेन। बॉन्ड बन रहा होता है एक ग्रुप के, जो एक अमाइनो एसिड होता है उसके कार्बोक्सिल और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के दरमियान। यानी बॉन्ड जब भी बनेगा वो एक ही की बात नहीं हो रही, एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन नहीं होगा। एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा वो दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा और इसके नतीजे में बॉन्ड बनेगा। ये जो हाइड्रोजन है और ये जो अल्काइल चेन है ये रिएक्शन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम इसी की एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता किस चीज़ के दरमियान है। पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप होता है, जबकि कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप जब इन्वॉल्व होता है बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करके इनके दरमियान पेप्टाइड लिंकेज बन जाता है। इसको फर्दर डिटेल में देखने के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड में ये इसका अमाइनो ग्रुप है, ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब देखें कि हमने कहा जो बॉन्ड बनता है वो एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के दरमियान बनता है। तो यहाँ पे मैंने NH2 लिखा था, यहाँ पे अगर हम NH2 को इस तरह लिख दें तो भी ठीक है, वैसे आप NH2 लिख दें डायरेक्टली तो भी ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने बॉन्ड को ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास NH2 मौजूद है, ये CH है, COOH है और ये R ग्रुप मौजूद है। अब देखें एक ग्रुप का जो कार्बोक्सिल है, एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल है वो दूसरे अमाइनो एसिड के NH2 के सामने है। होता ये है NH2 में पाया जाने वाला जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव की फॉर्म में, ये अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है NH2 को, NH को, और फर्दर जो है ये अपना बॉन्ड ब्रेक कर देता है। नाइट्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बना हुआ होता है, ये अपना बॉन्ड ब्रेक करता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है इधर NH पे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करता है तो ये बन जाता है H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव जो होता है वो पॉसिबल नेगेटिवली चार्ज ग्रुप को अपने इर्द गिर्द तलाश करता है। तो साथ पाए जाने वाला जो अमाइनो एसिड है उसके पास हाइड्रोक्सिल मौजूद है। एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिल और दूसरे अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इसके नतीजे में इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है और ये बन गया OH एंड H पॉजिटिव जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये बना देते हैं वाटर मॉलिक्यूल। अब देखें हमने कहा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप ने अपना हाइड्रोक्सिल इन्वॉल्व किया और अमाइनो ग्रुप ने अपना हाइड्रोजन इन्वॉल्व किया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के नतीजे में हमारे पास यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब देखें कि जहाँ से नेगेटिव चार्ज जा रहा होता है ना, तो इसका मतलब है कि वो जो ग्रुप है, जैसे OH की बात करते हैं, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था, हाइड्रोजन अपना वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को शिफ्ट करके जा रहे हैं। तो बच्चों जो रिमेनिंग हमारे पास ये तो चले गए, यानी वाटर मॉलिक्यूल तो एलिमिनेट हो गया। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके जाता है तो NH पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोक्सिल क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन साथ लेके जा रहा है तो CO पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कार्बन जो होता है कार्बोनाइल ग्रुप, इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरह। बेसिकली स्ट्रक्चर होता भी ऐसे ही है कि ये C डबल बॉन्ड O होता है और ये OH होता है। जब हम जितने भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका बेसिक फार्मूला लिखते हैं तो हम इसी तरह लिखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर आप लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास में ही है, तो उसमें आपको इन चीज़ों का जो है वो बेसिक समझ में आ जाएगी। ये हमारे पास जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और इसके साथ OH था, OH और H तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। बाकी जो यहाँ पे कार्बन मौजूद था, कार्बन पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सिल अपना इलेक्ट्रॉन साथ लेके चला गया
और यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन चूंकि इधर शिफ्ट करके गया है तो NH पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव। अब देखें ये वाटर मॉलिक्यूल तो एलिमिनेट हो गया, रिमेनिंग हमारे पास कौन से ग्रुप बचे? ये कार्बन है जो कि कैटाइनिक फॉर्म में है, ये NH है जो कि एनाइनिक फॉर्म में। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O को नाम दिया जाता है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड विद अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड जब आपस में लिंक करते हैं, कंबाइन होते हैं ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन, तो हम इसको नाम दे देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है वो किसके दरमियान बना है? कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड। इनके दरमियान जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो उसके दरमियान जो बॉन्ड बन जाएगा उस बॉन्ड को नाम दिया जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड का। मैं रिपीट कर देती हूँ, अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन बना रहे होते हैं, आपने याद रखना है। फर्दर इसी तरह से चेन लेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी। जब दो अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होंगे तो एक अमाइनो एसिड का जो हाइड्रोक्सिल है वो दूसरे अमाइनो एसिड के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल की सूरत में एलिमिनेट हो जाएगा। आफ्टर एलिमिनेशन नाइट्रोजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद क्या होगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दे दिया जाएगा। इसी पेप्टाइड बॉन्ड के नतीजे में 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड आपस में लिंक करेंगे और मोर देन दैट ऑफ 10,000 अमाइनो एसिड इसी तरीके से लिंक होके मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर देते हैं, जिनको नाम दे दिया जाता है प्रोटीन का। देन हम डिस्कस करते हैं सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ प्रोटीन्स। सोर्सेज और यूजेज में हम सबसे पहला पॉइंट ये देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन की अगर हम बात करें तो एनिमल प्रोटीन हमें मीट की सूरत में अवेलेबल होता है, एग्स की सूरत में। मीट की जितनी भी टाइप्स हैं यानी मटन है, चिकन है, फिश वगैरह, उन तमाम चीज़ों में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये एसेंशियल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फॉर्मेशन के लिए ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये हम फूड की सूरत में इंटेक कर सकते हैं, मीट को, एग को, ताकि हमारी बॉडी की जो प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म है वो हो सके। सेकेंड पॉइंट में हम ये डिस्कस करते हैं कि एंजाइम्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एंजाइम्स जो होते हैं ये भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। जब हम बेसिक नेचर ऑफ एंजाइम डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो एंजाइम की केमिस्ट्री में नाइट्रोजीनस कंपाउंड यानी प्रोटीन मौजूद होते हैं। एंजाइम के अगर हम बेसिक फैक्टर की बात करते हैं या करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये एंजाइम वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसी केमिकल स्पीशीज़ को कहा जाता है जो बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा होता है उनको कैटलाइज करते हैं। कैटलाइज इस तरह से करते हैं कि हम जब कैटलिस्ट के तौर पे एंजाइम को लेते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, हमारी बॉडी में जब एंजाइम वर्क कर रहा होता है एज ए केमिकल रिएक्टेंट, तो बल्कि हम इसे नहीं कह सकते, हम इसे ये कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इन्हेंस करता है। तो एंजाइम जो होते हैं ये भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे कैटलाइज एंड स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। हम एंजाइम की केमिकल नेचर में हम ये कहते हैं कि एंजाइम भी प्रोटीन इन नेचर हैं और ये प्रोड्यूस कौन करता है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पे वर्क कर रहे होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। कैटलिस्ट को हम जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कैटलिस्ट कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी आयनिक या नॉन आयनिक स्पीशी जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में इटसेल्फ टेक पार्ट ना करे लेकिन उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे। यानी अगर हम विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा जो कि रिएक्शन मिक्सचर को प्रोडक्ट ऑब्टेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा, जो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम ज़्यादातर जब कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो उसमें हम कोई ना कोई कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं ताकि वो चीज़ जो हमारे पास बहुत से घंटों के बाद यानी 2-3 घंटे में होने वाला जो रिएक्शन होता है वो 2-3 सेकेंड्स में प्रोसीड हो जाता है। तो ऐसे जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं जिनमें हम कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं कि इस रिएक्शन को हम कैटलाइज करवा रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ज़्यादातर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं उनको नाम दे दिया जाता है एंजाइम्स का, यानी एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन ऑफ इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम ये कहते हैं कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर है और ये क्या करते हैं? स्पीड अप कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को। इसके साथ साथ आपने एंजाइम का जो है बायोलॉजी में आप डिस्कस करेंगे लॉक एंड की मॉडल, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि एंजाइम जो है वो अपनी एफिशिएंसी के लिहाज से और अपनी नेचर के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं। यानी हर एंजाइम हर केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है। अगर आप एक एंजाइम को किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करवा देते हैं
तो ऐसा नहीं होगा कि वो वहाँ पे भी फंक्शनिंग करे। यानी हर एंजाइम की जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो स्पेसिफिक होती है। जो एंजाइम मेटाबॉलिज्म में वर्क कर रहा होता है उसको अगर आप किसी और पिगमेंटेशन वगैरह में इस्तेमाल कर देते हैं तो वहाँ पे वो वर्किंग नहीं करेगा। अगर कोई एंजाइम हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, अगर आप उसको प्रोटीन में भी इन्वॉल्व कर देंगे तो वहाँ पे उसकी फंक्शनिंग नहीं होगी। यानी हर एंजाइम जो है वो अपनी वर्किंग के लिहाज से स्पेसिफिक होता है, वो वहीं पे काम करता है जिसके लिहाज से उसको केमिकली ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके अलावा जो है वो वर्क नहीं करेगा, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप नहीं करेगा। सेकेंड, हम ये कहते हैं कि बहुत सारे हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम खुद इस्तेमाल करते हैं ड्रग के तौर पर। यानी ड्रग्स क्या होती हैं? ये हमारे पास नशावर अद्वियात होती हैं, मेडिसिन होती हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं मुख्तलिफ बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए। बहुत सारे ऐसे एंजाइमेटिक मेडिसिन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत सारी हम जितने भी अगर हम स्पेशली बात करते हैं स्टमक से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं, जैसे हाइपर एसिडिटी हो गई, इस तरह की जो बेसिक डिजीज़ हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं उनमें जितनी हम मेडिसिन ले रहे होते हैं वो ऑलमोस्ट एंजाइमेटिक की नेचर होती हैं। क्योंकि बॉडी में जब कोई डिसऑर्डर आता है तो इसका मतलब है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन ठीक तरह से प्रोसीड नहीं हो रहा। तो केमिकल रिएक्शन को ठीक करने के लिए वहाँ पे कोई ना कोई एंजाइम जो है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा होता, उसको ठीक करने के लिए वो एंजाइम दिया जाता है जो वहाँ पे फंक्शनिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म वो हमारे पास एंजाइमेटिक मेडिसिन होती हैं। और कुछ जो हैं वो ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो वहाँ के केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग, यानी एसिडिटी हो रही है तो बेसिक मेडिसिन ले ली जाती हैं, इसके अकॉर्डिंग भी मेडिसिन ली जाती हैं। देन हम ये कहते हैं कि एंजाइम्स जो है वो मेडिसिन के तौर पे वर्क करते हैं, लेकिन इनका बेसिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं कि कहाँ पे इनका ट्रीटमेंट ज़्यादा जो है वो बेनिफिट दे रहा होता है, उसमें हम ये कहते हैं दे कंट्रोल ब्लीडिंग एंड ट्रीट ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी एंजाइमेटिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, एक्सीडेंट्स वगैरह के नतीजे में जो ब्लीडिंग अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी एंजाइमेटिक मेडिसिन दी जाती हैं जो वहाँ पे जाके क्लॉटिंग कर देते हैं। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के नतीजे में ये होता है कि जहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो अनकंट्रोल्ड वे में हो रही होती है वहाँ पे कंट्रोल ब्लीडिंग हो जाती है। देन हम फर्दर पॉइंट नंबर 3 की तरफ जाएंगे। हाइड्स की बात करते हैं। हाइड्स भी प्रोटीन्स होते हैं विच आर यूज टू मेक लेदर बाय टैनिंग। लेदर बच्चों आप लोग जानते हैं कि जानवरों की स्किन से बनता है बेसिकली। तो लेदर जो है, अब हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन में भी चूंकि प्रोटीन्स मौजूद होते हैं तो वो प्रोटीन जो कि स्किन फॉर्मेशन कर रहे होते हैं एनिमल्स की, उन्हें हाइड्स का नाम दे दिया जाता है। हाइड्स जो है ये लेदर बना रहे होते हैं, चमड़ा बनाते हैं। चमड़े को फर्दर जो है वो हम टैनिंग करते हैं। उसकी टैनिंग का प्रोसेस मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। लेदर टैनिंग क्या होता है कि जो स्किन होती है एनिमल्स की, जो चमड़ा होता है जानवरों का, उसको सबसे पहले एक एसिड में डिप करके रखा जाता है। कुछ टाइम के बाद उस एसिड से जब उसे निकालते हैं तो उसमें जो थ्रेड लाइक मटेरियल या फाइबर या हेयर्स वगैरह जो ऊपर मौजूद होते हैं वो सारे डिजोल्व हो जाते हैं एसिड में और एक स्मूथ सा सरफेस आ जाता है। जब उस सरफेस को विद प्रेशर जो है उसमें टैनिंग की जाती है, जब उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो एक स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको नाम दे दिया जाता है लेदर का। और लेदर को जो है वो शूज़ बनाने में, जैकेट्स और स्पोर्ट्स आइटम बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये भी बेसिकली क्या होते हैं, ये भी बेसिकली प्रोटीन इन नेचर है और वो प्रोटीन जो लेदर में इस्तेमाल होते हैं उन्हें हाइड्स का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स जो कि पाए जाते हैं बोन्स में। बोन्स में भी प्रोटीन पाए जाते हैं और बोन्स में जब प्रोटीन पाए जाने वाले प्रोटीन को अगर हासिल करना होता है तो उसके लिए हड्डियों को हीट किया जाता है। जब बोन्स को हीट करते हैं तो वहाँ से जो प्रोटीन हासिल किया जाता है दैट इज नोन एज जेलेटिन। बच्चों जेलेटिन वो प्रोटीन है जिसको बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता है। जितनी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे जो प्रोटीन इन नेचर होती हैं उनमें जो प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली हासिल कहाँ से होता है, वो हड्डियों को हीट किया जाता है, बोन्स को हीट करते हैं, बोन्स हीट करते हैं, वहाँ से जो प्रोटीन हासिल होता है उसे नाम दिया जाता है जेलेटिन का। और जेलेटिन जो है वो कॉमनली बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल होने वाला प्रोटीन है। लास्ट में हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो आप जानते हैं प्लांट्स में भी आप बेसिक स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं तो उसमें हम बात कर लेते हैं पल्सेस वगैरह की, दालों की बात करते हैं तो उनमें प्रोटीन हमें अवेलेबल होते हैं। प्लांट्स सिंथेसाइज कर सकते हैं प्रोटीन को, जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं पल्स वगैरह की तो इनमें प्रोटीन मौजूद होते हैं। दे आर यूज्ड एज अ फूड, हम इन्हें खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे पास सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन के तौर पे मौजूद होती हैं जो कि हमारी रेगुलर डाइट का पार्ट होनी चाहिए। ये हमारे लिए एसेंशियल कंपोनेंट है। अगर हम इनको नॉर्मली जो चीज़ें हमारी खुराक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं या हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं उनको आप नॉर्मली डाइट के तौर पे लाजमी अपनी डाइट का पार्ट रखें। इसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो वो किसी ना किसी डिजीज़ की सूरत में सामने आ जाती है।